Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, as we have already discussed our chapter number 7, that is fair play, from our honeysuckle book. So now we are here to discuss the question answers of the same. So let's start. So first of all, we are having matching question. So we are given part 1 and part 2. So we have to match the sentences from part 1 with the sentence part 2. So let's see. First sentence we are having, Juma and Algu were best of friends. Now we have to see which part of or which number of part 2 is matching with this sentence. So Juma और अलगू जो थे they were best friends, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. उसके बाद देखते हैं हम पार्ट 2 में कौन सा मैच करता है. He believed that his friend would never go against him. No. She wanted justice. No. In the absence of one, the other took care of his family. Yes, it is matching with this first sentence of part 1. Juma and Algu were best of friends. In the absence of one, the other took care of his family. So थर्ड पार्ट 2 का जो थर्ड सेंटेंस है उसके साथ पार्ट 1 का फर्स्ट सेंटेंस मैच करता है. तो सो वी आर हैविंग आंसर्स हियर. आई हैव ऑलरेडी मैच्ड देम. So first sentence, Juma and Algu were best of friends. In the absence of one, the other took care of his family. Second sentence is Juma's aunt transferred her property to him. तो इसके साथ जो मैचिंग सेंटेंस रहेगा वो नंबर 4 है पार्ट 2 में. दैट इज द कंडीशन वाज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर. कि जुम्मा की आंट ने जो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी थी और कंडीशन ये थी कि जुम्मा अपनी आंटी का ख्याल रखेगा, उनकी देखभाल करेगा. द आंट डिसाइडेड टू अपील टू पंचायत. और आंटी ने जब डिसाइड किया पंचायत में अपील करने का, तो शी वांटेड जस्टिस. इट इज़ मैचिंग विद दिस सेकेंड number of this part 2. So number 4 of part 1 is matching with number 5 of the part 2, that is Algu was unwilling to support the aunt. The bond of friendship between him and Juma was very strong. That's why Algu was unwilling to support the aunt. So Juma was very happy to hear Algu's name as head. जुम्मा बहुत खुश हुआ जब उसने अलगू का नाम सुना as a head punch, जो आंट ने अपॉइंट किया था. So he believed, अब क्यों खुश हुआ था? He believed that his friend would never go against him. So all these sentences are matching. So this way we have to match the sentence from part 1 with the sentence from part 2. So let's discuss the next questions. Like who says this to whom? Now we are given a few words जो कि हमें बताने हैं कि किसने ये वर्ड्स बोले थे, किसको बोले थे एंड क्यों बोले थे. हु सेज दिस टू whom एंड व्हाई. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. अब आपको पता ही है ये वर्ड्स किसने बोले थे, ये जुम्मा ने बोले थे. जुम्मा सेड दीज वर्ड्स टू हिज आंट. किसको बोले थे? आंट को. और क्यों बोले थे? जब आंटी ने डिमांड किया था मंथली अलाउंस के लिए. सो जुम्मा सेड दीज वर्ड्स टू आंट when she demanded for a monthly allowance to set up a separate kitchen. He said so because he didn't want to give her money. अब उसने ऐसा क्यों बोला था? उसने ऐसा, जुम्मा ने इसलिए आंटी को ऐसे बोला था क्योंकि वो आंटी को पैसे नहीं देना चाहता था जब आंटी ने डिमांड किया कि उसको मंथली अलाउंस दे ताकि वो अपनी सेपरेट किचन सेटअप कर सके. सो जुम्मा ने आगे से बोल दिया, माई वाइफ नोज हाउ टू रन द हाउस. मेरी वाइफ को पता है किस तरह घर चलाना है. सो नेक्स्ट इज इट, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. तो क्या मेरा बेटा ये ठीक है कि एकदम चुप रहना और कुछ भी नहीं कहना जिस चीज़ को आप जस्ट और फेयर मानते हो, कि आप सोचते हो कि ठीक है ये बात, पर फिर भी चुप रहकर देखते रहना और उस साथ नहीं देना सच का. सो ये वर्डिंग जो थी जुम्मा की आंट ने बोली थी. जुम्माज आंट सेड दिस वर्डिंग टू अलगू. किसको बोली थी? अलगू को. बिकॉज शी हैड गॉन टू अलगू फॉर हेल्प बट अलगू हैड पोलाइटली रिफ्यूज हर प्ली एज ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिज फ्रेंड जुम्मा. अब बट ये जो वर्डिंग्स हैं जो जुम्मा की आंटी ने अलगू को बोला था, और क्यों बोला था? क्योंकि जो जुम्मा था वो इनके साथ, आंटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था. इवन उनको प्रॉपर खाना देने में भी बहुत ज़्यादा उनको रहता था कि दे वर अनविलिंग टू गिव फूड टू हर इवन.
तो उस वजह से इनको इग्नोर किया जा रहा था आंटी को। तो जुम्मा की आंटी ने फैसला किया कि वो पंचायत में जाएगी और फिर इसलिए वो सबका फेवर इकट्ठा कर रही थी। तो इसी तरह से अलगू के पास भी गई और उसका फेवर लेने के लिए कि ऐसे ऐसे तुम्हारा जो फ्रेंड है वो मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। बट अलगू ने आगे से क्या कहा कि आंटी आपको पता ही है कि वो मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। बट ये जो वर्डिंग है इसका जो हमारा आंसर रहेगा सिर्फ इतना भी हो सकता है कि जुम्मा's aunt said this wording to अलगू बिकॉज she had gone to, क्यों कही थी, क्योंकि she had gone to अलगू फॉर हेल्प। बस इतना भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज देयर व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। ये वर्डिंग किसने कही और कब कही और क्यों कही। सो अलगू सेड दिस टू जुम्मा बिकॉज, अलगू ने ये वर्डिंग कही थी जुम्मा को। कब कही थी, क्यों कही थी। बिकॉज ही वॉज मेड द हेड पंच बाय आंट, सो ही आस्क्ड जुम्मा टू से इन हिज डिफेंस रिगार्डिंग हिज मिसट्रीटमेंट टुवर्ड्स द आंट। कि अलगू ने ये वर्डिंग जुम्मा को कही थी जब आंटी ने अलगू को एज अ हेड पंच चुना था। सो ही आस्क्ड, सो यहाँ पर एस कैपिटल कर लेना, आंट के बाद फुल स्टॉप लगा लेंगे आप। सो ही आस्क्ड जुम्मा, तो अब तब जब अलगू को हेड पंच अपॉइंट किया गया आंटी के द्वारा, तो अलगू ने जुम्मा को कहा कि तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है, जो तुमने आंटी के साथ जो मिस ट्रीटमेंट किया है उसके लिए अपने डिफेंस में क्या कहना है। सो उसने ये वर्डिंग कही व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। आई कैंट पे यू अ पेनी फॉर द रेचेड बीस्ट यू सोल्ड मी। तो ये आपको पता ही है कि ये किसने कहा था कि मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा उस रेचेड बीस्ट के लिए, उस बेकार से बीस्ट के लिए, जो कि बीस्ट मीन्स जानवर, उस बेकार से जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा था। सो ये वर्डिंग थी समझू साहू की। समझू साहू ने कहा था ये अलगू को। कब कहा था, जब उसने अलगू ने डिमांड किया था कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, तुमने मुझे बुल्लक्स के पैसे नहीं दिए हैं, बैल के पैसे नहीं दिए हैं। सो तब समझू साहू ने ये वर्डिंग अलगू को कही। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। अब ये वर्डिंग किसके द्वारा बोली गई थी, यस अलगू के द्वारा। तो अलगू ने ये वर्डिंग कही। अलगू said this again and again in front of the village because he was happy that Jumma had not deviated from the path of justice in spite of the enmity between them। तो अलगू बहुत ज़्यादा खुश था जब जुम्मा ने फैसला दिया कि जो बुल्लक्स की पेमेंट अलगू को करनी ही पड़ेगी, मतलब अलगू को दी जानी चाहिए समझू साहू समझू साहू के द्वारा बुल्लक्स की पेमेंट अलगू को दी जानी चाहिए, क्योंकि जब बैल बेचे गए थे तब उसे कोई डिसेबिलिटी या डिजीज नहीं थी। तो ये राइट है अलगू का कि उसको बुल्लक्स की पेमेंट जो है मिलनी चाहिए। जब ये फैसला जुम्मा ने किया था तो अलगू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ही सेड अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ द विलेज, विक्ट्री टू द पंचायत, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। ये जस्टिस है, ये न्याय है, पंचायत की जय हो, पंचायत की जीत हो। सो बिकॉज ही वॉज हैप्पी, और क्यों कही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि जुम्मा हैड नॉट डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस की। चाहे उन दोनों के बीच में एनिमिटी है, जुम्मा उसको अलगू को अपना एनिमी मानता था, बट फिर भी वो जस्टिस के पाथ से, न्याय के रास्ते से डेविएट नहीं हुआ था, उसने न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा था, चाहे उन दोनों के बीच में एनिमिटी थी, शत्रुता थी फिर भी। तो इसीलिए अलगू ने वर्डिंग बार बार कही। So now come to the main question answers, like answer the following questions. Then the situation changed, what is being referred to। जब ये wording है जो then the situation changed कि तब situation change हो गई, तो अब ये wording जो थी ये किसको refer की गई, what is being referred to, ये किस situation की बात हो रही है यहाँ पे। So the answer is that the situation being referred to is Jumma and his family's behavior towards his aunt। तो ये सिचुएशन कौन सी है, जुम्मा और उसकी फैमिली का बिहेवियर जो आंटी के लिए चेंज हो गया था। दैट इज, तब ये कहा गया था ना कि 2 साल के लिए फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स इट वाज गुड, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट देन द सिचुएशन चेंज्ड, तब ये वर्डिंग आती है। सो जुम्मा's aunt had transferred her property to him on द अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड लुक आफ्टर हर। जुम्मा की आंटी ने
जुम्मा के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी और ये समझा गया था और ये डिसाइड हुआ था कि जुम्मा जो है अपनी आंटी की देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स बट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जुम्मा एंड हिज फैमिली ग्रू टायर्ड ऑफ हर। तो ये जो अरेंजमेंट था, ये सिचुएशन जो थी, वो सब 2 साल तक तो बहुत अच्छे से चलता रहा, बट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, बट 2 साल के बाद क्या हुआ, जुम्मा और उसकी फैमिली आंटी से तंग आ गए। दे वर टायर्ड ऑफ हर। ही बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Even he became as indifferent. और जो जुम्मा था वो भी अपनी वाइफ के जैसे ही अपनी आंटी के लिए बेपरवाह सा हो गया। He was not caring for her aunt as his wife was also not caring for her aunt. तो आंटी की कोई भी देखभाल नहीं कर रहा था, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, ना जुम्मा और उसकी वाइफ। और इवन जो वाइफ थी वो तो आंटी को जो डेली का फूड खाना होता था, आंटी ने रोटी खानी होती थी, तो वो देने के लिए भी वो विलिंग नहीं थी। ग्रज मीन्स शी वॉज नॉट विलिंग टू गिव इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड फॉर एवरी डे की नीड का जो फूड था वो भी इसकी जो वाइफ थी जुम्मा की, वो देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। So next question is there, when Jumma's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? अब जुम्मा के आंटी को कब रियलाइज हुआ कि she was not welcomed in the house, कि वो जुम्मा के घर में अब वेलकम्ड नहीं है, दैट मीन्स अब वो उसकी कोई नीड नहीं है या फिर उसको नहीं चाहा जा रहा, मतलब उसे अवॉइड किया जा रहा है जुम्मा के हाउस में। सो व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट? तो उसने क्या सजेस्ट किया आंटी ने? When Jumma's aunt realized that she was not welcomed in his house, she suggested that, यहाँ पर welcomed आएगा बच्चे, welcomed ई के बाद डी ऐड करना है। When Jumma's aunt realized that she was not welcomed in his house, she suggested that Jumma should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen. तो उसने suggest किया आंटी ने कि जुम्मा उसे मंथली अलायंस दे, महीने का कुछ खर्चा दे दिया करे, जिससे वो अपनी एक अलग किचन जो है वो सेटअप कर सके, अपना खाना खुद से बना सके। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? विलेजर्स का क्या रिएक्शन था जब आंटी ने अपना केस एक्सप्लेन किया? When the aunt explained her case to the villagers, some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make up with her nephew and his wife. तो कुछ एक लोग, जब आंटी ने एक्सप्लेन किया अपने केस के बारे में सारे विलेजर्स को, अलग अलग जाके जैसे देखा गया था कि आंटी सब विलेजर्स को अपने फेवर के लिए इकट्ठा कर रही है पंचायत से पहले, तो कुछ एक लोगों ने उसके साथ सिंपैथी की, कि सहानुभूति दिखाई कि हाँ बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड सो ऑन। एंड अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ एक तो हंसते थे कि आंटी ने किया क्या कि अपनी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दी और अब भुगतो अपने आप, है ना, इस तरह से बातें कह के हंसने लगे। और अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेकअप विथ हर नेप्यू एंड हिज वाइफ। तो कुछ एक लोग ऐसे थे जो उसको एडवाइस कर रहे थे कि आपको जैसा भी है आप कहीं ना किसी न किसी तरह से मैनेज करो, घर पे अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ बना के रखो, बस जिस तरह से वो देते हैं खाना तो बस खाओ और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। सो दिस वे शी गॉट so many kind of advices, we can say, or she got many kind of reactions from the people. Why was Juma happy over Algu's nomination as head punch? Why was Juma happy? अब जुम्मा क्यों खुश था ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच? जब आंटी ने अलगू को नॉमिनेट किया था एज अ हेड पंच, जब अलगू को हेड पंच बनाया आंटी ने अपनी तरफ से, तो जुम्मा क्यों खुश हुआ? Juma was very happy over Algu's nomination as head punch because he thought that Algu was his best friend, so he would never go against him. अब जुम्मा बहुत ज़्यादा खुश था जब आंटी ने अलगू को नॉमिनेट किया हेड पंच बनने के लिए, तो वो इसलिए खुश था क्योंकि उसने सोचा कि अलगू तो मेरा फ्रेंड है, वो तो मेरे अगेंस्ट जाएगा ही नहीं, वो तो मेरे फेवर में ही फैसला करेगा। सो ही वॉज वेरी हैप्पी. God lives in the heart of the punch, aunt said. What did she mean? जब आंटी ने अलगू को अपॉइंट किया एज अ हेड पंच और साथ में कहा कि गॉड लिव्स इन दी हार्ट ऑफ द पंच, जो भगवान होते हैं वो पंच के दिल में रहते हैं,
मतलब जो भी पंच चुना जाता है, सरपंच या सरपंच होता है एक, और 5 और बाकी के पंच होते हैं, तो जिसे भी पंच चुना जाता है जो न्याय करता है, जिसके न्याय की कसौटी पर जो खड़ा है, मतलब जिसको न्याय करना है किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट, सच को देखना है कि क्या सच है, उस हिसाब से जो पंच चुना जाता है, वो जो भगवान है वो पंच के दिल में रहते हैं। आंटी ने ऐसा कहा साथ में। व्हाट डिड शी मीन, और उसका अब ये कहने का क्या मतलब था? शी मेंट दैट अ पंच इज ऑलवेज अनबायस्ड एंड डज नॉट किल हिज कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब आंटी ने जब अलगू को पंच चुना तो उसका कहने का ये मतलब था साथ में कि पंच इज ऑलवेज अनबायस्ड। पंच जो होता है हमेशा ही अनबायस्ड होता है, फेवरिज्म नहीं करता, कि ऐसा नहीं होता कि एक का फेवर करे और एक के अगेंस्ट जाए। एंड ही डजंट किल हिज कंसाइंस फॉर अ सेक ऑफ फ्रेंडशिप, और वो उसके लिए कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। अपनी दोस्ती के लिए वो अपनी अंतरात्मा को नहीं मारता, क्योंकि पहले अलगू ने बोल रखा था ना आंटी को कि जुम्मा मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, है ना। तो आंटी ने उसको इसीलिए ये वर्डिंग बताई कि कभी भी जो पंच होता है वो अपनी अंतरात्मा को नहीं मारता अपनी फ्रेंडशिप के लिए। उसने पर्टिकुलरली अलगू को तो नहीं कहा था, बट उसने जब अलगू को पंच चुना था उसके साथ में ये वर्डिंग कही थी, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, सो एवरीबडी इज इक्वल बिफोर हिम। और साथ में आंटी का कहने का ये भी मतलब था कि हर कोई जो है एक पंच की नज़रों में सेम होता है, समान होता है। द जस्टिस डिलीवर्ड बाय पंच इज द जस्टिस डिलीवर्ड बाय गॉड, और जो न्याय पंच करता है वो न्याय किसका माना जाता है? भगवान का न्याय माना जाता है। So next question is there. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन द टाइट स्पोर्ट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अब अलगू का हाथ बहुत तंग था, वो क्यों था? क्या प्रॉब्लम हो गई थी अलगू को कि उसका हाथ इतना तंग हो गया? उसको पैसे की कमी हो गई थी। So one of Algu's fine pair of the bullocks died and he sold the other to Samju Sahu on the understanding that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. अब अलगू का जो एक फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, एक बैल का जोड़ा जो था वो मर गया, बहुत अच्छा जो था। एंड ही सोल्ड द अदर, और उसने और दूसरा वाला जो उसने बैल था वो समझू साहू को बेच दिया था। और उनके बीच ये समझौता हुआ था कि साहू जो है वो इस बैल का जो प्राइस है, इस बैल की कीमत 1 महीने के अंदर पे करेगा। द बुलक डाइड विद इन अ मंथ एंड साहू रिफ्यूज्ड टू पे अलगू। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, वो जो बैल था वो 1 ही महीने में मर गया। एंड साहू रिफ्यूज्ड टू पे अलगू, और साहू ने अलगू को पेमेंट देने से मना कर दिया। सो दैट्स वाई अलगू वॉज इन अ टाइट स्पॉट एंड दिस वॉज हिज प्रॉब्लम। Why was अलगू अपसेट ओवर जुम्मा's nomination as head punch? अब अलगू क्यों अपसेट था जब जुम्मा को नॉमिनेट किया गया, हेड पंच बनाया गया, जब अलगू और साहू का प्रॉब्लम चल रही थी और पंचायत बुलाई गई थी, और जब साहू ने जुम्मा को नॉमिनेट किया एज अ हेड पंच, तो अलगू अपसेट क्यों हो गया था? अलगू वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज नो मोर हिज फ्रेंड आफ्टर अलगू हैड गिवन अ वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ जुम्मा's आंट। अब अलगू इसलिए अपसेट था क्योंकि जब से जुम्मा और उसकी आंटी के लिए पंचायत बुलाई गई थी, उनका जो झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो उनकी बात चल रही थी, उस वजह से पंचायत बुलाई गई थी कि जुम्मा जो है अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता, अपनी आंट के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रख रहा है। तो तब आंटी ने अलगू को अपॉइंट किया था एज अ हेड पंच, और अलगू ने किसके फेवर में फैसला दिया था? सच के फेवर में, और सच था आंटी के फेवर में, है ना। आंटी के फेवर में उसने फैसला दिया था, और उस दिन से जो जुम्मा था अलगू का दुश्मन बन गया था। सो हियर इट इज रिटन अलगू वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज नो मोर हिज फ्रेंड आफ्टर अलगू हैड गिवन अ वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ जुम्मा's आंट। जब अलगू ने आंटी के फेवर में फैसला किया था, अपना फैसला सुनाया था, तब से जुम्मा जो है वो अलगू का दुश्मन बन गया था। सो जुम्मा वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड रिवेंज, और जो जुम्मा था अलगू का शत्रु बन गया और उससे अपना बदला चाहता था। इसीलिए जब साहू ने जुम्मा को नॉमिनेट किया हेड पंच के तौर पर, तो अलगू बहुत अपसेट हो गया था। What was जुम्मा's verdict as head punch? जुम्मा ने क्या वर्डिक्ट दिया, क्या फैसला सुनाया एज अ हेड पंच, एंड हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू ने इसके लिए क्या रिएक्ट किया उस फैसले के अगेंस्ट। सो जुम्मा gave verdict that since the bullock didn't suffer from any disability or disease when Sahu bought it, the death of the bullock was unfortunate. अब जुम्मा ने ये फैसला सुनाया कि जो बुल्लक्स थे, जो बैल थे,
या बैल यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि एक बैल की बात हो रही थी या फिर पेयर ऑफ बुलक्स की। तो यहाँ पर जो बताया गया है ये एक ही बैल की बात हो रही है कि जुमा गेव वर्डिक्ट दैट सिंस द बुलक डिडंट सफर फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, कि जब बैल को बेचा गया था समझू साहू को, तब बैल को कोई डिसेबिलिटी नहीं थी और कोई बीमारी नहीं थी। एंड द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो डेथ है उसकी बुलक की कि एक ही महीने में वो मर गया बैल जो था, वो एक अनफॉर्चुनेट था, एक दुर्भाग्य था। सो अलगू कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट, और अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। Therefore साहू would have to pay अलगू the price of बुलक, तो इसलिए साहू को ये बनता है कि वो अलगू को बैल के पैसे दे। अलगू couldn't contain his feelings over the verdict. Now it is asked कि how did अलगू take it? अलगू ने इस फैसले को किस तरह से लिया, क्या उसकी फीलिंग्स थी, उसने क्या रिस्पॉन्स किया इस फैसले के लिए। सो अलगू couldn't contain his feelings over the verdict. जब अलगू ने ये फैसला सुना तो वो अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं सका। He stood up and said loudly again and again, और वो खड़ा हुआ और बार बार ऊंचे ऊंचे से बोलने लगा, victory to the पंचायत, victory to the पंचायत, this is justice, God lives in the heart of the पंच, पंचायत की जय हो, पंचायत की जीत हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, गॉड लिव्स इन दी हार्ट ऑफ पंच, एक्चुअल में ही जो भगवान है वो पंच के दिल में रहता है। सो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ अलगू व्हेन ही गॉट द वर्डिक्ट इन हिज ऑन फेवर। विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। अब जो नीचे दिए हुए हमें पॉइंट्स हैं, इसमें जो स्टोरी है वो कौन सा पॉइंट जो है प्रॉपर स्टोरी को सम अप करता है, स्टोरी के रिलेटेड है कि स्टोरी को डिस्क्राइब करता है, उसका थीम बताता है हमें। सो दीज आर हियर। आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप। मुझे पता है कि तुम अपनी कंसाइंस को, अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे अपने फ्रेंडशिप की खातिर। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और एनिमिटी। सो कभी भी किसी को अपने जस्टिस के पाथ से, अपने न्याय के पाथ से नहीं हटना चाहिए अपनी फ्रेंडशिप की खातिर, या फिर अपनी शत्रुता और फ्रेंडशिप की खातिर, दोस्ती या दुश्मनी के खातिर कभी भी किसी को अपनी सच्चाई के रास्ते से या फिर न्याय के रास्ते से नहीं हटना चाहिए। सो द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। क्या और एक सेंटेंस ये है कि द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, की जो पंच की आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है, इसके लिए आप अपना रीजन दीजिए, अपनी चॉइस। सो यहाँ ये हमारा थर्ड पॉइंट था। सो फॉर ऑल दीज 3 पॉइंट्स वी आर आस्क्ड गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। हमें अपनी चॉइस बतानी है इन तीनों पॉइंट्स में से कि कौन सा पॉइंट जो है वो हमारी स्टोरी को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, सम अप करता है। सो वी आर हैविंग द आंसर second point, that is let no one deviate from the path of the justice and truth for friendship or enmity. This sentence sums up the story best because both Algu and Juma gave verdict without caring for their friendship or enmity. अब ये वाला जो सेंटेंस है कि हमें अपनी फ्रेंडशिप या एनिमिटी के खातिर कभी भी जस्टिस से या फिर सच्चाई से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये सेंटेंस जो है पूरी स्टोरी को सम अप करता है, अच्छे से सम अप करता है, क्योंकि दोनों ही अलगू और जुम्मा, जब दोनों को एज अ हेड पंच अपॉइंट किया गया तो उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप और एनिमिटी का ख्याल ना करते हुए, जब अलगू को अपॉइंट किया आंटी ने, तो उसने अपनी फ्रेंडशिप का ख्याल नहीं किया और सच का साथ दिया, और जब जुम्मा को अपॉइंट किया समझू साहू ने, तब उसने अपनी शत्रुता का ख्याल ना करते हुए अलगू के फेवर में फैसला दिया। So this way they just didn't deviate from the path of justice and truth. वो दोनों ही जस्टिस और ट्रुथ के रास्ते से नहीं हटे, चाहे उनके सामने उनका फ्रेंड था या फिर कोई शत्रु। So with this our question answers have come to an end. Thank you. Have a nice day.